हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली आपके सामने है कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का मॉडल प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 2 का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने छठवें क्वेश्चन से लेके आगे के क्वेश्चंस को कवर किया था। अब हम इस वाले पार्ट में इस सेट के सारे प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो पार्ट नंबर थर्ड है वो आपके लिए आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि प्रश्नोत्तर याद करने में आपको समय लगेगा, इसलिए पहले मैं ये दोनों पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर कवर करवा दूंगी, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में जो थर्ड पार्ट में कवर करवाने वाली हूँ। तो ASK क्लासेस के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। यदि कोई इशू होता है या नहीं डाउनलोड हो रही तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पार्ट में हम किन किन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उनके आंसर क्या क्या होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से यहाँ पे देखेंगे। उपभोग का अर्थ बताइए। तो इसका यहाँ पे अर्थ है कि जो मानव की आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए जो आर्थिक प्रयासों का अध्ययन है, अर्थशास्त्र के प्रथम विभाग उपभोग में किया जाता है। धन को उपभोग करने की इच्छा जो है वो आर्थिक क्रियाओं को जन्म देती है और आवश्यकता की संतुष्टि के इन क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य होता है। इसलिए उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि व अंत भी कहा जा सकता है। मतलब शुरुआत भी इसी से होती है और अंत भी इसी से होता है। इसमें जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनकी प्रकृति, उपयोगिता और उससे संबंधित जो नियम है उनको सम्मिलित किया जाता है। फिर हम देखेंगे इसका अथवा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 क्षेत्र हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि, वन, मछली पालन आता है, और उसका दूसरा एक भाग है वो है खनन तथा खनन। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो उत्पादन इकाइयां हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले तो उत्पादन इकाइयां पंजीकृत हो या फिर अपंजीकृत। दूसरा है बिजली, गैस, जल आपूर्ति, इससे संबंधित ये क्षेत्र है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है निर्माण। के बाद फिर जब तीसरे क्षेत्र की हम बात करें तो वो है तृतीयक क्षेत्र, जिसमें कि व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडार, संचार, उसके अलावा वित्त, बीमा, भूमि प्रबंधन, व्यापारिक सेवाएं, और चौथे नंबर का इसके अंदर पॉइंट है सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं। मतलब कि ये 3 क्षेत्र हैं और इन 3 क्षेत्रों को भी अलग अलग उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, प्रमाप विचलन का सूत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इसको परिभाषित किया गया है कि इसकी जो मापने की जो सर्वश्रेष्ठ ये जो विधि है इसे द्वितीय घात का अपकिरण भी कहते हैं। यह माध्य विचलन के जो दोष हैं उनको दूर करके अपकिरण को मापने का एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढंग प्रस्तुत करता है। फिर है इसका अथवा सहसंबंध गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 सहसंबंध गुणांक जो है, 2 चरों के बीच संबंध की मजबूती और दिशा को मापने वाला एक संख्यात्मक मान होता है। इसकी सीमा -1 से +1 के बीच होती है, और इसके बारे में आप कुछ और बातें भी यहाँ पे जान सकते हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, रैखिक सहसंबंध किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जब 2 चरों के बीच सीधी रेखा में संबंध होता है तो इसे एक रैखिक संबंध कहा जाता है। रैखिक संबंध को ग्राफिकल रूप में, गणितीय रूप में समीकरण के रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसे कि y बराबर mx + b। तो इसमें कोई भी द्विघातीय यहाँ पे समीकरण नहीं दिख रहा है, ये एक घातीय है, अर्थात यह एक रैखिक संबंध है। इस समीकरण में x और y चर हैं। फिर है इसका अथवा परास की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी श्रृंखला के सबसे बड़े
मूल्य और छोटे मूल्य के बीच में जो अंतर होता है उसे इसका परास कहा जाता है। ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि छोटे छोटे जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या है, तो इन सब को आप बहुत बारीकी से पढ़िए, क्योंकि यदि आप अभी से इनको नहीं जानेंगे तो आगे जाके 12th में आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, दो आर्थिक क्रियाकलापों को बताइए। तो यहाँ पे बताया गया है कि सरल शब्दों में जो क्रियाएं जिनका उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए धन कमाना है और उसका उपभोग करना है, जिन्हें मुद्दाएं मापा जा सकता आर्थिक क्रियाएं यहाँ पे कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ये इसको आप पढ़ लीजिए कि एक व्यापारी व्यापार करने धन कमाना चाहता है लेकिन कारोबार में लाभ होगा, यह कठिन होता है। आर्थिक क्रियाएं वास्तविक व्यक्तियों के द्वारा की जाती हैं। वास्तविक व्यक्ति धन का उपार्जन कर उसे उपभोग पर व्यय करते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा सविचार निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर देखेंगे कि जो संगठनात्मक लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए किसी संगठन में लोगों को निर्देश देना, मार्गदर्शन करने, परामर्श देने, प्रेरित करने और नेतृत्व करने की प्रक्रिया जो है वो निर्देशन के रूप में जानी जाती है। निर्देशन न केवल वरिष्ठ द्वारा अधीनस्थों को आदेश या निर्देश देना शामिल है, बल्कि उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा भी इसमें शामिल है। इसमें संचार के अलावा प्रेरणा, नेतृत्व, पर्यवेक्षण जैसे कई तत्व शामिल होते हैं। यह एक प्रबंधकीय कार्य है जो किसी संगठन के पूरे जीवन काल में किया जाता है। उसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे, प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के मध्य भेद करें। मतलब कि यहाँ पे आपको अंतर लिखना है। तो ये रहा यहाँ पे अंतर कुछ बिंदुओं के आधार पे किया गया है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, पहला एकत्रीकरण की मौलिकता, तो प्राथमिक समक और द्वितीयक समक में यहाँ अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर है उपयोग। ठीक है, तो इसमें भी इनके आधार पे अंतर है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद फिर तीसरा है समय व धन। ठीक है, फिर है उद्देश्य चौथा। तो इस तरीके से 4 पॉइंटों के आधार पे यहाँ पे अंतर किए गए हैं। फिर है इसका अथवा परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम होता है। तो ये रहा यहाँ पे इसका उत्तर कि जो माध्य विचलन है वो परिक्षेपण की माप का सर्वोत्तम माप है। माध्य विचलन जो है वो अपकिरण की वह माप है जो वितरण के सभी पद मूल्यों पर आधारित होती है, और उसके साथ साथ इस माप को किसी सांख्यिकी माप के प्रत्येक पद मूल्य अवलोकन के निरपेक्ष विचलन ज्ञात कर उन विचलनों का माध्य निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे विधि के साथ साथ ये भी बताया गया है कि माध्य विचलन किस तरीके से सर्वोत्तम माप है। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17, लॉरेंज वक्र का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका आंसर हमें देखेंगे कि इसका उपयोग जो है वो है संचयी रूप में व्यक्त जो सूचना है उनकी जो परिवर्तनशीलता की जो मात्रा है उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब संचयी रूप में जो सूचनाओं को व्यक्त किया गया है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए इसका वक्र बनाया जाता है, या दो से अधिक वितरणों की परिवर्तनशीलता की तुलना में विशेष रूप से उपयोगी। मतलब जब 2 की तुलना वक्र के द्वारा की जाती है तो इसमें इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा एक आदर्श सारणी का प्रारूप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके 3 आवश्यक जो तत्व है वो समझ लीजिए। पहला स्पष्टता, दूसरा स्थिरता और तीसरा है व्यापकता। तो इनका आपको वर्णन भी कर देना है। उसके कुछ और भी गुण हैं, जैसे कि सबसे पहले सारणी की संख्या दी जानी चाहिए। इसमें संक्षिप्त, स्पष्ट, पूर्ण शीर्षक होना चाहिए। प्रत्येक खाने में उपशीर्षक भी दिए जाने चाहिए। इसका ना तो आकार बहुत छोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको पॉइंट और हेडिंग बना के इनका वर्णन करके अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18, समावेशी तथा अपवर्षी श्रेणी के मध्य अंतर बताना है।
तो यहाँ हम देखेंगे कि समावेशी श्रेणी में वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों शामिल होती हैं। वहीं अपवर्जी की बात करें तो एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है। समावेशी में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा अंतराल की निचली सीमा के रूप में खुद दोहराती नहीं है। वहीं अपवर्जी में एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर चर मूल्यों का मान उससे अगले वर्ग में शामिल किया जाता है, मतलब इसमें पुनरावृत्ति होती। उसके बाद इस श्रेणी में किसी वर्ग की उच्च सीमा को सम्मिलित किया जाता है। वहीं अपवर्जी श्रेणी की बात करें तो एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर चर मूल्यों का मान उसके अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का, अथवा वो है विचरण गुणांक की क्या उपयोगिता है। तो हम यहाँ देखेंगे जो भिन्नता गुणांक या विचरण गुणांक है CV, इसका इस्तेमाल से किया जाता है जैसे कि डेटा सेटों की तुलना करना, फिर है निवेश में जोखिम का आकलन करना, उद्योग और विनिर्माण में स्थिरता का आकलन करना। उसके बाद है इकाई रहित होना। तो ये मुख्य बिंदु थे, इनका आपको वर्णन भी अच्छे से कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका सेट था मॉडल पेपर का, उसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड पार्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप को पूरा कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।